सो पिछले हमने लेक्चर में देखा था कि शासन का क्या कार्य होता है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन। तो नीति निर्माण कैसी होनी चाहिए, जन आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए, नागरिक अधिकारों को विस्तारित करे, समाज के शोषित एवं वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील हो, वैश्विक परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता रखे। और उसके बाद नीति निर्माण जो है शासन का कार्य है पहला, और फिर उसके बाद निर्माण हो गया, क्रियान्वयन होना चाहिए। तो क्रियान्वयन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, पारदर्शी हो, दक्ष एवं प्रभावी हो, लागत प्रभावी हो, जवाबदेहिता हो, पहलकारी हो, प्रति उत्तर देने की क्षमता हो, निष्पक्षता हो, विकेंद्रीकरण हो। फिर उसके बाद पारदर्शी हमने देखा था, नियम एवं प्रक्रियाएं स्पष्ट हो, अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित हो, सूचना की उपलब्धता एवं सूचना तक पहुंच हो। फिर आती है दक्षता एवं प्रभावशीलता। तो दक्षता एवं प्रभावशीलता को हम अगर देखते हैं तो क्या है, बिना किसी गलती के कार्य करना, अपेक्षित परिणाम होना चाहिए, अपेक्षित परिणाम जो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप हो, निर्धारित समय में हो। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, लागत प्रभावी हो, इफिशियंट हो, मनी इफिशियंट हो, काम न्यूनतम लागत में होना चाहिए, काम गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, जवाबदेहिता, निर्णय लेने वाले लोग जिनके निर्णय का प्रभाव समाज के जिस व्यक्ति समुदाय पर पड़ रहा हो उसके प्रति उत्तरदायी हो। बात समझ रहे हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में पार्क बन रहा है और वो तो वहां पे उसके निर्माण में उत्तम गुणवत्ता के लिए वो वहां पे जवाबदेही हो। पहलकारी, भविष्यदर्शी हो कि जो भी योजना बने वो 10-20 साल तक के आगे की प्लानिंग को सोच के हो। पहल करने की क्षमता हो, प्रति उत्तर देने की क्षमता हो, या तभी हो सकता है जब समाज के बदलती आकांक्षा के अनुरूप नीतियों के बदलने की क्षमता हो। निष्पक्षता हो, कानून के अनुसार निष्पक्षता होनी चाहिए और प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो। विकेंद्रीकरण, सत्ता एक स्थान पर केंद्रित ना होकर विभिन्न इकाइयों में बटी होनी चाहिए, जैसे कि केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत, है ना। अब देखते हैं, माना गया है कि सुशासन की यह व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन में भी संभव है। ये व्यवस्था जो सुशासन की लोकतांत्रिक शासन में भी संभव है। कैसे, शासन क्या है और राज संस्कृति क्या है और प्रशासन क्या है, ये देखते हैं हम। शासन क्या है, फिर उसके बाद राज संस्कृति देखते हैं और प्रशासन क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि किसी राज्य की समृद्धि तथा विकास के लिए उसके समस्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है शासन जिसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि किसी राज्य की समृद्धि तथा विकास के लिए उसके समस्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। किससे, शासन से। विशेषता क्या है, संवैधानिक शासन की विशेषता क्या है, संवैधानिक शासन की हमारी विशेषता क्या है। तो पहली तो विशेषता यह है कि शासन वर्ग विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जनमत की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। जो जितने मैक्सिमम पीपल उनके अनुसार होना चाहिए। जनमत की इच्छा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति संविधान के माध्यम से होती है। जनमत की इच्छा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की क्या वो चाह सकते हैं अभिव्यक्ति संविधान के माध्यम से होती है, जो देश की सर्वोच्च विधि है। तीसरा क्या है, यह शासन के लक्ष्य निर्धारित करेगा, शासन की संरचना तैयार करेगा और शासन के नियंत्रण एवं संतुलन के नीति पर काम करेगा। अब देखते हैं सहभागी शासन कैसा होना चाहिए। तो लोकतंत्र में सहभागिता के दो अर्थ हैं, अक्रिय सहभागिता और सक्रिय सहभागिता। अक्रिय सहभागिता कैसे होती है, केवल मतदाताओं की भूमिका में, और सक्रिय सहभागिता क्या होगी, मतदाता अपने मत मूल्यों को समझते हुए परिणाम से परिचित होता है। मत मूल्यों को समझते हुए परिणाम से परिचित होता है कि हम इसको वोट देंगे तो ये हमारा काम कराएगा, ये नहीं कराएगा। और केवल मतदान देना कि पौवा मिला या फ्री बिजली मिली तो हमने वोट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक नीति कैसी होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो पब्लिक पॉलिसी में विचार हो, निर्माण हो, क्रियान्वयन हो, विचार हो, निर्माण हो, क्रियान्वयन हो, मूल्यांकन हो। इन चारों स्तर पर वह निर्वाचित सरकार के सहभागी होता है। इन चारों स्तर पर वह निर्वाचित सरकार के सहभागी होता है, विचार में, निर्माण में, क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सहभागिता यह स्थापित करती है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, उसके विवेक या एवं क्षमता का सम्मान किया जाएगा। सहभागिता यह स्थापित करती है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति का, उसके विवेक एवं क्षमता का सम्मान किया जाएगा। विवेक और क्षमता का सम्मान किया जाएगा। इससे शासन में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन का अंतर समाप्त हो जाता है।
भाई अगर निर्माण में भी पब्लिक का हेल्प लिया जाए और क्रियान्वयन में भी हेल्प लिया जाए तो अंतर समाप्त हो जाएगा, तथा स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकेगा, संभव हो सकेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, समाज के वंचित एवं शोषित तबके में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती है। इससे निचले स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ये होता है सहभागिता के 5 पॉइंट थे। अब सहमति आधारित शासन कैसा है? एक तो हो गया, ये 5 पॉइंट हमारे किस लिए थे? सहभागी शासन। पहला क्या था? लोकतंत्र में सहभागिता के 2 अर्थ हैं, अक्रिय सहभागिता और सक्रिय सहभागिता। फिर दूसरा लोक नीति, तो ये इनमें चारों में सहभागी साथ में होना चाहिए, राज्य सरकार से सहभागी होता है। तो ये 5 पॉइंट हमने सहभागी सरकार के पढ़े। अब सहमति आधारित शासन कौन सा होता है? तो सहमति आधारित शासन क्या होता है देखते हैं हम। इसमें क्या होता है? शासन जनमत की आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। जनमत का अर्थ है बहुमत की इच्छा नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों की सहमति एवं सम्मान भी हो। केवल ये नहीं है कि जो भाई सहमति आधारित शासन ये नहीं है कि केवल बहुमत की इच्छा देखी जाए, बल्कि अल्पसंख्यकों की सहमति एवं सम्मान भी हो। समतापरक एवं समावेशी, तो शासन का लक्ष्य मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना, मानवीय गरिमा जो एक डिग्निटी होती है, ह्यूमन डिग्निटी, उसको सुनिश्चित करना है। शासन का उद्देश्य सभी प्रकार की विषमता एवं शोषण को समाप्त करना है। शासन के निर्णयों का लाभ समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों को मिले। इन निर्णयों का लाभ समाज के सभी वंचित और शोषित तबके को मिले। अब सम्मान परक, अब ये 4 पॉइंट हमने किस में देखे थे? समता परक और समावेशी शासन में। समता परक और समावेशी शासन में हमने देखा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सहमति आधारित शासन। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े कि बहुमत नहीं बल्कि अल्पसंख्यक की भी सहमति होनी चाहिए। उससे पहले हमने पढ़ा है सहभागी शासन, फिर उसके बाद सहमति आधारित शासन, फिर समता परक एवं समावेशी, और फिर सम्मान परक शासन। देखिए तो इसमें कितने पॉइंट देख लेते हैं? 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 पॉइंट को देख लेते हैं। सम्मान परक शासन में तो इसमें क्या कहते हैं कि कानून का शासन विधि के समक्ष समता हो। कानून का शासन हो और उसमें क्या क्या चीजें होनी? एक तो विधि के समक्ष समता हो, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। दूसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका जो इसे उपलब्ध कराए। किसको? विधि को, कानून के शासन को। सिटीजन राइट होने चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास होना चाहिए, धर्म होनी चाहिए, उपासना होना चाहिए। सिटीजन राइट है विचार का, अपने अपने विचारों का सिटीजन का राइट है, अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का है, विश्वास बिलीफ का है, धर्म का है, रिलीजन का, उपासना का है, पूजा करने का है। आर्थिक अधिकार होने चाहिए, लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, संसाधनों तक पहुंच हो, विकास के पर्याप्त और समान अवसर हो। राजनीतिक अधिकार क्या है? निर्वाचित होने का अधिकार है कि निर्वाचित हो सकता है, और निर्वाचन करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। अब लोकतंत्र में प्रशासन हम देखते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लोकतंत्र में हमारा प्रशासन कैसे चलता है? तो ये देख रहे हैं लोकतंत्र में प्रशासन संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में जो प्रशासन है वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। पहले तो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, है ना, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, इस तरीके का लोकतांत्रिक मूल्य हो। मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए, नागरिक केंद्रित होना चाहिए, और सेवा परक हो, ना कि ड्यूटी ओरिएंटेड हो। केवल ड्यूटी नहीं, सेवा परक होना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति कैसी होती है? राजनीतिक संस्कृति कैसी हो? तो सशक्त राजनीतिक संस्कृति, जो पॉलिटिक कल्चर है हमारा, वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें सुशासन, सशक्त नागरिक जो अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध रखता हो। राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए मतलब पूरे देश में तो सशक्त नागरिक समाज होना चाहिए, और एक सामुदायिक सांस्कृतिक जीवन जहां क्या क्या पॉइंट होने चाहिए? सामाजिक संबंधों के निर्धारण में भेदभाव और शोषण को स्वीकार ना किया जाए। फिर अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक संबंधों के निर्धारण में सहिष्णुता, संवाद,
समायोजन की शामिल किया जाए। सी पॉइंट क्या है? सभी समुदाय और वर्गों में अपनी पहचान को सुनिश्चित रखने के लिए समुदाय और वर्गों में अपनी पहचान को सुनिश्चित रखने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सुनिश्चित रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। अब देखते हैं शासन के अभिकर्ता कौन कौन है। शासन के अभिकर्ता कौन कौन है? तो सबसे पहले है नागरिक समाज, सिटीजन का, जो हमारा सोशल सिटीजन का जो एक समाज है। फिर उसके बाद सरकार और बाजार। तो बौद्धिक नागरिक समाज के बारे में देखते हैं हम पहले। बौद्धिक एवं लोकतांत्रिक चेतना से पूर्ण लोगों का समूह, मतलब वो बौद्धिक भी हो और आपके लिए लोकतांत्रिक चेतना से पूर्ण हो कि हमने लोकतंत्र बनाया है, इसको हमने चुना है सरकार को, तो उनसे हमें काम करवाना हो। ऐसे भी लोग हो, ये नहीं कि केवल वोट दे दिया और छोड़ दिया नेताओं को, नहीं। बौद्धिक एवं लोकतांत्रिक चेतना से पूर्ण लोगों का समूह। फिर उसका क्या है? परोपकार के उद्देश्य से काम करने वाले लोगों का समूह, जो लाभ हानि से प्रेरित नहीं होता बल्कि सामाजिक न्याय एवं नागरिक सशक्तिकरण से प्रेरित होता है। परोपकार के उद्देश्य से काम करने वाले लोगों का समूह, जो लाभ हानि से प्रेरित नहीं होता बल्कि सामाजिक न्याय और नागरिक सशक्तिकरण से होता है। क्या पॉइंट है? सामाजिक न्याय और नागरिक सशक्तिकरण से प्रेरित होता है। अगला पॉइंट क्या है? यह स्वैच्छिक होती है। क्या होती है? नागरिक, जो ये नागरिक होते हैं ऐसे ही स्वैच्छिक होती है और सामूहिक प्रयासों से सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रयास करती है। यह संगठित होती है किंतु बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती है। यह स्वविनियमित होती है और संचालित होती है। अब देख लेते हैं हम दबाव समूह वर्सेस नागरिक समाज। तो दबाव समूह कौन कौन से हैं? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और नागरिक समाज। तो पहला देखते हैं हम इसमें पॉइंट, सिविल सोसाइटी नागरिकों के व्यापक हितों से जुड़ी होती है। सिविल सोसाइटी जो है वो नागरिकों के व्यापक हितों से जुड़ी होती है। वही दबाव समूह अपने सदस्यों के संकीर्ण हितों से जुड़े होते हैं। मतलब सिविल सोसाइटी एक जनरल पर्पस के लिए काम करती है और दबाव समूह अपने सदस्य के संकीर्ण हितों, कुछ ही चुनिंदा हितों के लिए जुड़े होते हैं। जहां वे सिविल सोसाइटी की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, वहीं दबाव समूह की सदस्यता के लिए निश्चित मानक होते हैं कि आप इस सोसाइटी में होने चाहिए, आप इस डिपार्टमेंट में काम करते होने चाहिए, या आप लेबर डिपार्टमेंट में हो, या चीनी, ऐसा कुछ होना चाहिए। सिविल सोसाइटी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकार की नीतियों को प्रभावित करे, किंतु दबाव समूह के लिए यह बाध्यकारी है। भाई दबाव समूह बनते हैं तो वो गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सिविल सोसाइटी अनौपचारिक तौर पर है, सिविल सोसाइटी अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है, जबकि दबाव समूह औपचारिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। ये इनका रजिस्ट्रेशन होता है ना, और इनका ऑफिस होता है, ये दबाव बनाते हैं सरकार पे। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, भारत में विकास और डेवलपमेंट इन इंडिया। तो 1950 से 90 में क्या हुआ, 1991 के बाद में क्या, तो 1950 से 91 40 साल में क्या हुआ है? सीमित विकास दिखाई देता है, क्योंकि पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे क्यों सीमित है ये। भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, जिसमें जनता अपने विकास के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर थी और बाजार एवं सिविल सोसाइटी के लिए अवसर नहीं थे उस समय। भारत में नागरिक अशिक्षित थे, अजागरूक थे, अतः वे अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं थे। भारत की जनता में नागरिक चेतना का अभाव था, उसकी जगह संकीर्ण चेतना, जाति, धर्म तथा भाषा अधिक प्रभावी